Hello everyone, welcome to ITLS Academy. The topic of today's lecture is the chemical level of organization. जैसा कि हम लोग प्रीवियसली स्टार्ट किया, जो हमारा टॉपिक हमने कोर्स अपना स्टार्ट किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का, तो उसमें हमने देखा था कि कई लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है कई लेवल पे होता है, और उसमें सबसे पहला होता है केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में बढ़ता है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, लेकिन जो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो हमारा शरीर है केमिकल्स से ही मिलके बना हुआ होता है। केमिकल्स छोटे छोटे से मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं, और फिर वो जुड़ते हुए एक पूरा ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जिन केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें कोई तो चीज़ होगी, कोई तो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी जो कि फॉर्मेशन करवा रही है, पूरी बॉडी बना दे रही है। एक छोटा सा मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा शरीर बना दे रहा है, पूरी ह्यूमन बॉडी बन के तैयार हो जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ केमिकल्स। केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स का क्या मतलब है? एलिमेंट्स का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, जो एक बहुत बड़ा सा हम पार्ट लेते हैं उसका एक छोटा सा जो पार्ट होगा, बहुत इस तरीके के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल होंगे जो कि बनके इसको बहुत बड़ा शेप दे रहे होंगे। यही होते हैं केमिकल एलिमेंट्स, जो कि बनके मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं, और फाइनल लेवल पे एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर क्या होता है? मैटर किसको बोलते हैं? एक पदार्थ को बोलते हैं। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ से ही तो मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। अब वो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 मैटर देखने को मिलते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तीनों क्या ऐसे ही होते हैं कि पूरी पूरी फॉर्म में, जिस फॉर्म में है, एक इतना बड़ा सा सॉलिड है, इतना बड़ा सा लिक्विड है और इतनी बड़ी सी गैस है, क्या ये इस फॉर्म में होते हैं? नहीं, इस फॉर्म में नहीं होते। इनके फॉर्मेशन के लिए भी इनको बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। अगर हम कोई भी, अगर सॉलिड की ही बात कर लें तो अगर सॉलिड में जैसे कि अगर हम क्यूब देखते हैं, एक कुछ इस तरीके से क्यूब होता है। अब ये है तो सॉलिड, लेकिन ये बना हुआ कैसे है? इसमें कैसे ये क्यूब बन गया? अगर आप इसको देखिए तो बहुत सारे एटम्स आपको मिलेंगे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। कुछ इस तरीके से एटम्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े, और फिर उन्होंने जुड़ के फॉर्मेशन करवा दिया एक क्यूब का। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एटम्स जुड़े हुए हैं, और इनको सॉलिड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि इनको अलग कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए इनको सॉलिड कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे एटम्स जुड़ते हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर क्या होता है लिक्विड के केस में? लिक्विड के केस में भी यही होता है। अगर किसी भी ग्लास में आप वाटर फिल करते हैं, माना कि यहाँ तक अगर वाटर फिल है, तो कैसे पता चलेगा कि ये लिक्विड ही है? लिक्विड भी मॉलिक्यूल्स से ही बना है, मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ में हैं तब जाके एक लिक्विड बना है। तो ये कैसे डिफरेंट है सॉलिड से? सॉलिड से ये कुछ इस तरीके से डिफरेंट है कि इसके जो लिक्विड्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि ये अपना शेप गेन करके रख सके। अपना जिस आकार में है
उस आकार में रह सके। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आप जिस बर्तन में डालेंगे ये उसका शेप लेंगे। अगर आप किसी बाउल में डालते हैं तो पानी बाउल के शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालते हैं तो आपको ग्लास के शेप का मिलेगा, अगर आप बकेट में डाल देते हैं तो आपको उस बकेट के शेप का मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि मॉलिक्यूल्स हैं तो कॉम्पैक्ट भी हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़ा कम कॉम्पैक्शन है उसमें, इसलिए वो जिस बर्तन में जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। लेकिन सॉलिड्स के साथ में ऐसा नहीं होता, वो उनका जो शेप है वो उसी शेप में रहेंगे, वो दूसरा शेप नहीं लेने वाले। नेक्स्ट वन है हमारा गैस। क्या होता है गैस के केस में? इनका तो अलग ही लेवल पे कुछ चलता रहता है, इनको तो एक जगह पर रुकना ही नहीं होता है। किसी भी अगर सिलेंडर की ही बात करें, इसमें आप देखते हैं अगर गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं तो इनका ये नहीं रहेगा सॉलिड है जितने शेप में है उतना उसने शेप ले लिया, लिक्विड का है ज़्यादा फ्लूडिटी है तो उसने जिस बर्तन में उसको डाला गया उसका शेप ले लिया। लेकिन गैसेस के साथ में ऐसा नहीं होगा, गैसेस को जिस कंटेनर में डाला जाएगा ये उसमें पूरा फिल हो जाएंगी। उनको ये नहीं देखना होता है कि उनके साथ में किस बर्तन में डाला गया है या कुछ क्या उनकी प्रॉब्लम है, उनको सीधे ही अगर इस कंटेनर में भरा गया तो उनको इसका पूरा एरिया लेना होता है। ये पूरे एरिया में ऐसे ऐसे बिखरे रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये पूरे एरिया में है तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये आगे भी मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे दौड़ भाग करते रहते हैं, तो इनका ये जो मोशन होता है इसको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, इनका कोई भी ये शेप नहीं होता पर्टिकुलर कि ये शेप में है तो ये इसी शेप में रहेंगे, नहीं। इनको जिस सॉलिड में डाला जाएगा, जिस भी बर्तन में आप इनको डालेंगे, ये उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि सॉलिड में है एनर्जी बहुत कम लेवल पे है, तो ये एक ही जगह पे जहाँ पे इनको रखा गया ये वहाँ पे स्थिर हो गए हैं। लेकिन इनको अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड के केस में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो सॉलिड से थोड़ा कम ही लेवल का रहता है। इतना तो रहता है कि जिस बर्तन में डाले गए हैं ये उससे इधर उधर ऊपर नहीं उड़ेंगे। किसी भी गैस को अगर आप इस कंटेनर में फिल करके देखिए, इस ग्लास में अगर आप गैस को फिल करके देखिए, क्या वो यहाँ रुकेगी? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बाहर निकल जाएगी। तो गाइज ये तो है जो मैटर है उसकी डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं आगे। मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हम लोगों ने देख लिया और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेस, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अभी हमने एक नॉर्मल तो देख लिया कि कैसे सॉलिड बनता है, कैसे लिक्विड है, क्या प्रॉपर्टी गैस की, लेकिन कुछ उनके हमारी जो दैनिक जीवन है उनमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ना तो उनको कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों से कि कैसे एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो सॉलिड में क्या है हमारी, देखिए हड्डियां हैं। अगर हम बोन्स की बात करें सॉलिड है, हमारे टीथ हैं, दांत जो हैं वो भी सॉलिड है। लिक्विड है हमारा, लिक्विड के बारे में क्या, जैसे कि हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, लिक्विड है। हमारा ब्लड है, लिक्विड है। गैसेस की बात करें, हमारी बॉडी में गैसेस कहाँ है? तो गाइस अगर गैसेस के बिना जीवन पॉसिबल होता फिर तो कुछ भी था ही नहीं। गैसेस के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे, तभी आपकी लाइफ पॉसिबल है। तो गैसेस का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हैं जैसे कि सॉलिड्स का बोन एंड टीथ, और ये क्या होते हैं, एक कॉम्पैक्ट एंड डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम के होते हैं। इनका जो भी अगर एक पर्टिकुलर आकार है तो ये उस अपने आकार में ही रहेंगे, उनका वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं होगा, जैसे हैं वो उसी शेप में रहते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में क्या आता है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा या हम ब्लड कह लें, या इसके अलावा हमारे जो टीयर्स हैं ये भी ब्लड हैं, ये भी लिक्विड हैं। और इनमें क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप इनका सेम नहीं होता। इनका शेप जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे,
उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इनका खुद का शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट वन, गैसेस। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस के केस में सिनेरियो एकदम ही अलग होता है। इनका ना तो डेफिनेट शेप होता है, कोई भी इनका शेप नहीं होगा, और ना ही इनका वॉल्यूम होगा। ये इनको इधर उधर भागना दौड़ना रहता है, पूरे में जिस कंटेनर में डाल देंगे उसमें पूरे में ही फैल जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत हाई एनर्जी होती है। अगर सॉलिड्स की बात करें तो इनके केस में एनर्जी का लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो अपने एक डेफिनेट शेप में रहते हैं, वॉल्यूम अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लिक्विड के केस में मॉडरेट लेवल ऑफ एनर्जी होता है, ऐसा भी नहीं कि वो बाहर जाने लगे और ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही जो शेप ले लिया वही ले लें, तो इसमें मॉडरेट लेवल कह सकते हैं एनर्जी होता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस के केस में एनर्जी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात की थी एक सॉलिड के केस में, हमने देखा था कि कैसे एटम्स मिलके एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं, एक सॉलिड बना दे रहे हैं। तो उनमें कैसे हो रहा, हमने ये बोला था कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एटम्स जुड़ के यहाँ पे हमने देखे थे ऐसे इस तरीके से उन्होंने जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो वो कैसे बनाते हैं, एटम्स ये कैसे बने होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं? तो चलिए अब हम इसी पे बात करने वाले हैं। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे एटम्स से बने हुए होते हैं, क्योंकि जो एटम है ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होती है एटम्स। जो ये एटम है ये क्या करता है, ये रिटेन करता है प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट। जो एटम है, अगर इसकी बात करें हम, आपको समझाती हूँ मैं प्रॉपर। बात करते हैं हम एटम की। तो अगर एटम के पास में एनर्जी लेवल हाई है तो क्या होगा, जब एटम के पास में हाई एनर्जी होगी तो इसके पास में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये एक जगह पर रुक नहीं सकता। इसके पास एनर्जी ही इतनी है, जिसके पास भी एनर्जी ज़्यादा होती है वो इधर उधर भागने दौड़ने की कैपेसिटी रखता है। वो चारों दिशाओं में, चार क्या, हर जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी उन सभी में जाके मूव करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये कौन सा एटम है? आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हो जाएगा गैस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एनर्जी का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बट मॉडरेट है। मॉडरेट है तब ये क्या करेगा, ये एक डायरेक्शन में मूव तो कर सकता है, लेकिन जैसे कि कंटेनर है, आप कंटेनर से बाहर जब लिक्विड को डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये मूव तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूव करता रहेगा चारों तरफ, आसमान में भी उड़ने लगेगा। नहीं, ये इसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होगा, जहाँ पे आप डालेंगे उसका ये शेप ले लेगा, ये हो जाएगा लिक्विड। और ऐसे ही जब एनर्जी का लेवल एकदम ही लो हो जाएगा, बहुत ही लो एनर्जी होगी, तब ये जाके बन जाएगा आपका सॉलिड। इनका जो शेप है, जो इन्होंने आकार ले लिया, फिर ये उस आकार से पलटने वाले नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिखाया गया है जो मेन केमिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनके बारे में। तो जो मेन केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, वो लगभग 96% होते हैं। अब मेजर एलिमेंट्स में क्या आते हैं, मेजर में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और ये लगभग 96% टोटल वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करते हैं बॉडी में। जो लेसर एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे कि सोडियम है,
पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन सब की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। तो ये होते हैं लेसर एलिमेंट्स में और लगभग 3.6% टोटल जितना भी एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसका ये ऑक्युपाई करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिखाए गए हैं। एल्यूमिनियम, बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टिन, वैनेडियम एंड जिंक। ये एलिमेंट्स आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स में और इनकी रिक्वायरमेंट जो बॉडी को होती है बहुत ही कम लेवल में होती है, बहुत माइन्यूट सी इनकी रिक्वायरमेंट होती है और ये लगभग 0.4% टोटल एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर होते हैं उनका एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली 3 टाइप of subatomic particles are important for understanding the chemical reactions in the human body। कौन कौन से 3 पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी ये कैसे अरेंज होते हैं? क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। क्या क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास। एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से हमने देखा है कि शेल बनाई जाती हैं। शेल में सबसे अंदर वाला क्या होता है? सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें रहती हैं? यहाँ पे रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन्स ये शेल में रहते हैं, आउटर शेल में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब आप यहाँ पे ये बताइए, ये मैंने अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाए हैं? क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी का लेवल कम है। ये अंदर वाले इनर ऑक्टेट में हैं, इनका एनर्जी का लेवल कम है, ये यहाँ पे हैं। और जिनका एनर्जी का लेवल हाई है वो उससे ऊपर वाली शेल में है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो होता है और इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पे एटॉमिक मास को लिखा जाता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन होगा और जो एटॉमिक मास होता है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का ही मिक्सचर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही मिलकर एटॉमिक मास को बनाते हैं। आपने ये देखा होगा बहुत कम, हालांकि ऐसा भी होता है कि जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हों। इन दोनों का नंबर वैरी कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो इसलिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम नॉर्मली निकालते हैं, आप एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं, एटॉमिक मास आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है न्यूट्रॉन कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये एग्जैक्ट डबल होगा या नहीं होगा। अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर कोई ज़्यादा होता है या कम होता है तो ये एटॉमिक मास वेरी कर सकता है। तो ये तो था आपको एटम की, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी डिटेल्स।
तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनका अरेंजमेंट आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब एटॉमिक नंबर एंड जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास, उसका अरेंजमेंट आप यहाँ पे देखिए डायग्राम से समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है और ये इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल है। हम लोग ब्रॉड स्केल पे इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल को ही स्टडी करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए उनको भी समझ लेते हैं। पहला है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एन एटम्स एटॉमिक नंबर। एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे निकालते हैं, वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे इस न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, ये प्रोटॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एटॉमिक नंबर के लिए। अब एटॉमिक नंबर तो हमने देख लिया, जैसे कि किसी भी एटम को अगर हम रिप्रेजेंट कार्बन की बात करें, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट एलिमेंट होता है, तो इसका हम लोग लिखते हैं 6 और 12। 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, 12 है एटॉमिक मास। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो हमें पता है प्रोटॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं जो भी आपका एटॉमिक नंबर है उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे प्रोटॉन्स का नंबर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे 6। अब नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है वो सम होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की। तो अगेन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मैंने एटम यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एटॉमिक मास कितना है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका एटॉमिक मास 12 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, तो आप बताएंगे कि प्रोटॉन्स है यहाँ पे 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। अब मैं अगर आपसे न्यूट्रॉन्स पूछूं तो आप कैसे बताएंगे। आपको न्यूट्रॉन बताने के लिए सिंपली बताना है, लेट मी रेज दिस, यहाँ समझाती हूँ मैं आपको ताकि ये क्वेश्चन वाला एरिया है आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ इसमें न्यूट्रॉन्स की, इसमें प्रोटॉन्स की पहले बात करते हैं। प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। अब आप डायरेक्टली प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 6, तो आपके प्रोटॉन्स के नंबर कितने आ जाएंगे 6। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर बताइए। अब आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि आप न्यूट्रॉन्स का नंबर बताइए तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास कितना है आपका 12 है, प्लस प्रोटॉन्स आपको पता है 6 हैं, और प्लस आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। उम्मीद है सभी को ये कैलकुलेशन आती होगी। न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको 12 माइनस ये जो 6 है ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6, और इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोटॉन भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका जस्ट डबल। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अब एटम्स तो हमने देख लिए, नेक्स्ट आता है आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। एक आगे हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आयन। आयन क्या होता है, एन आयन इज एन एटम दैट हैज अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। जैसे हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम के साथ में क्या लिखते हैं Na+। मैग्नीशियम लिखते हैं, मैग्नीशियम के साथ में क्या लिखते हैं Mg+। तो ये क्या है, ये जो चार्ज है यही तो इनको आयन बनाता है।
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम क्लोराइड लें, क्लोरीन आयन, तो ये देखिए इस पे माइनस चार्ज होता है। तो ये क्यों आता है, इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी अच्छे से समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने बात की थी कार्बन की। ये हमारा कार्बन एटम है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर बराबर है। जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं आता है, कोई भी आप चार्ज नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई भी एक, जैसे कि अगर अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फिर ये चेंज होगा ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा घटेगा अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के अमाउंट में चेंज होता है। तो जैसे कि अगर ये 13 हो जाए, 14 हो जाए, 60, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा लेना है जो कि एग्जैक्ट डबल ना हो। तो क्या होगा, उसमें अगर एक दो मॉलिक्यूल कोई भी अगर ज़्यादा रहता है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा या निगेटिव आ जाएगा। इसी से जो ये जो चार्ज पैदा होता है, इसी से आयंस बनते हैं, इन्हीं को आयंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। When two or more atoms share electrons, the resulting combination is called a molecule. जब कोई भी दो एटम होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जैसे कि किसी के पास में 6 हैं और किसी के पास में 8 हैं, और इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो ये एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, यही होता है मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट यहाँ पे है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? A compound is a substance that contains atoms of two or more different elements. मतलब यहाँ पे जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो एक जैसे एटम्स थे, लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग कैटेगरी के, यहाँ पे मैं अलग दिखाने के लिए अलग कलर का यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें बहुत अलग अलग तरीके के एटम्स हो गए और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो जो अलग अलग डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तब जाके जो मॉलिक्यूल, जो चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है केमिकल बॉन्ड्स की। The forces that hold together the atoms of a molecule or a compound are chemical bonds. ऐसा फोर्स, ऐसा कोई भी फोर्स लग रहा है उनके बीच में, दो एटम्स के बीच में, जो कि एक दूसरे को जोड़ रहा है, एक दूसरे से जुड़ के वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं या जब हम किसी एटम या कंपाउंड की बात करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एटम्स हैं और एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, ऐसे दो तरीके से जुड़ा हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बेस पे ये बॉन्ड बनते हैं। अगर हम किसी एटम की बात करें, कोई भी एटम अगर हमने ये बनाया, अब इसके बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनेगा? कौन सा बॉन्ड? एक बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल बॉन्ड। अगर हम दूसरी बात करें, इस तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। और इसी तरीके से अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं
तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिग्मा। जो डबल बॉन्ड होता है इसमें सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई एडिशनल हो जाता है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है। जो नेक्स्ट हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे भी सिग्मा होता है, पाई होता है, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो है बॉन्डिंग की जो भी आपको समझ में आया होगा कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो वहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर हम बात करें कि ये बॉन्ड्स होते कितने टाइप के हैं, तो अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो ये बहुत से टाइप के होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों को होल्ड करने के लिए। ये बॉन्ड्स होते हैं कोवैलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं जो तरह तरह के एटम्स को एक साथ में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो मेजर तरीके से हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं कोवैलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एटम्स के फॉर्मेशन में बस यही बॉन्ड्स मिलके ज़्यादातर काम कर देते हैं। हालांकि प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इंट्रैक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेटालिक जो कि मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा मेजर फोकस होगा वो होगा कोवैलेंट, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स वो हैं आयनिक, कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनको हम मेजर तरीके से डील करने वाले हैं। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में देख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टुगेदर आयंस विद अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस का मतलब है प्लस और माइनस चार्ज वाले एटम्स को जो होल्ड करके रखता है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग करवाता है वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयनिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टुगेदर अपोजिटली चार्ज आयन। एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं NaCl की, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, तो यहाँ पे क्या होता है, Na है, सोडियम है पॉजिटिव और क्लोराइड है निगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट है इन जनरल आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, जैसे NaCl क्या होता है, नॉर्मल नमक होता है और ये सॉलिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है विद एन ऑर्डरली रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द आयंस। आप देखते हैं जितने भी नमक है उसके जितने भी साल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक जैसे ही होते हैं, तो उनमें रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी ने सॉलिड वाला जो क्रिस्टल वाला नमक आता है उसने देखा होगा तो देखिए उसमें एकदम कितना क्लियर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम का दिखाया गया है और यहाँ पे क्लोरीन का दिखाया गया है। जब सोडियम और क्लोरीन के बीच में शेयरिंग हो रही है तो ये एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन रहा है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्स 2 और मोर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है
रेदर देन गेनिंग और लॉसिंग देम, मतलब कि गेन और लॉस ना होके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, उसमें शेयरिंग होती है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है ये। यहाँ पे आप डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं, देखिए दिखाया गया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। देखिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, इस तरीके से कुछ H2 मॉलिक्यूल बनता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H, और ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होता है HH और बन जाता है H2। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन एटम का एग्जाम्पल लिया गया है, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, और इस तरीके से ये जो O2 मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स when a hydrogen atom with a partial positive charge attracts the partial negative charge of a neighboring electronegative atom। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं, जिन पे कि नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोराइड है, और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनके पास में ये कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनके आसपास में जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स का दिखाया गया है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और इनके पास में कैपेसिटी होती है, ये जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे मॉलिक्यूल है इससे ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे। Thus, hydrogen bond results from the attraction of oppositely charged parts of molecule। जो अपोजिट, जैसे कि कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव का खींच रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव का खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Rather than from sharing of electrons as in covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती है, एक जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक, ये थोड़े से वीक होते हैं कंपेयर टू आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक एंड कोवैलेंट से थोड़ा से वीक होते हैं, स्टिल इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें ह्यूमन फिजियो क्या, हर चीज़ की अगर बात करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ही होता है। Thus they cannot bind atoms into molecule। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल बना दें, इसलिए एटम्स को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के जो मॉलिक्यूल बनना होता है उसके लिए या तो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं यूज होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस होते हैं उनके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। गाइज डिस्क्रिप्शन के लिए आप लिंक आपको मिल सकता है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। ITLS अकेडमी की वेबसाइट को भी विजिट करिए, आप बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अगर डाउट है कोई भी तो आप हमको मेल कर सकते हैं ITLSacademy@gmail.com पे, और गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।